जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर हमने कहा था कि एट द टाइम प्रेगनेंसी कंडीशन में बीपी इंक्रीज हो जाती है, और बीपी इंक्रीज इतनी हो जाती है कि उस कंडीशन को हाइपरटेंशन में इंक्लूड किया जाता है। आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन की कंडीशन में हमने कहा था कि 140/90 mm ऑफ एच या उससे ज़्यादा अगर बीपी हो जाता है आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमने कहा था। उम्मीद है आप सबने देखा होगा। लास्टली सेशन नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर लास्टली सेशन आपने नहीं देखा है और सेशन को पहले आप देख रहे हैं तो ये सेशन भी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा, इसलिए लास्टली सेशन को एक बार ज़रूर से आप विजिट कीजिएगा। चलिए आगे हमने डिस्कस किया था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बाद प्री एक्लेम्पसिया, जिसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है, जैसा कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में होता है वैसे यहाँ पर भी हाइपरटेंशन होता है, लेकिन उसी के साथ प्रोटीन्यूरिया और इडिमा देखने को मिलता है। प्रोटीन्यूरिया अलग अलग ग्रेड में देखने को मिलता है, ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलता है, 1+, 2+, 3+ और 4+ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर प्रोटीन्यूरिया है तो इडिमा भी जनरली होता ही होता है, ये भी हमने कहा था, और हमने कहा था कि ये सारे फीचर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्लेम्पसिया, जिसके अंदर हमने कहा था कि हाइपरटेंशन जनरली इसके अंदर होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा और इडिमा होगा, और इसके साथ ही एक एडवांस क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज सीजर यानी कन्वर्जन, यानी दौरे वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये हमने कहा था कि ये एक क्लेम्पसिया है, यानी प्री क्लेम्पसिया का एडवांस स्टेज अपन इसको कह सकते हैं, प्री क्लेम्पसिया का सीवियर कंडीशन अपन इसको कह सकते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने तीनों कंडीशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके और तीनों कंडीशन को 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था लास्टली सेशन के अंदर प्री क्लेम्पसिया। और उम्मीद है प्री क्लेम्पसिया के रिगार्डेड जो भी लास्टली सेशन के अंदर बताया गया है, जो भी लास्टली सेशन के अंदर पढ़ाया गया है, आप सबको याद होगा। जिसने भी क्लास नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हर सेशन के अंदर हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, इससे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूर से इसको विजिट कीजिएगा। चलिए, इसके अंदर हमने सिंप्लीफाई कर दिया था और काफ़ी अच्छी तरीके से समझा था, तो इसके अंदर रिपीट नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन के रूप में अपने इसको पढ़ा था। और आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, लास्टली सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या इसी के जस्ट लास्ट लेसन वो था। प्रोटीन्यूरिया अलग अलग ग्रेड में हमने देखने को मिला था, यहाँ पर एक बार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो प्रोटीन्यूरिया अलग अलग कंडीशन में होता है। प्रोटीन्यूरिया क्या होता है, हमने कहा था प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन का प्रेजेंस है, दैट इज हम कहेंगे कि प्रोटीन्यूरिया है। अब अगर प्रोटीन्यूरिया ट्रेस अमाउंट में है, यानी ट्रेस प्रोटीन्यूरिया है, अगर ट्रेस प्रोटीन्यूरिया है तो कहेंगे कि यूरिन के 1 लीटर के साथ कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है, तो 0.1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है। अगर प्रोटीन्यूरिया 1+ में है तो हम कहेंगे कि 0.3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के साथ। और अगर 2 ग्रेड प्रोटीन्यूरिया है तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के साथ। और अगर 3 ग्रेड यानी +3 में है प्रोटीन्यूरिया तो हम कहेंगे कि 3 ग्राम यानी 3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के साथ। और अगर 4 ग्रेड है यानी 4+ में है तो हम कहेंगे कि 5 ग्राम या उससे भी ज़्यादा ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के साथ। तो ये जनरली हमने प्रोटीन्यूरिया कहा था, जनरली आप सबको पता होगा। नहीं अच्छी तरीके से समझ आया तो लास्टली सेशन को ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से 2-3 बार मैंने इनको समझाया है, अच्छी तरीके से याद करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इसके टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर हमने माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया और सीवियर प्रीक्लेम्पसिया, 2 कंडीशन 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया और सीवियर प्रीक्लेम्पसिया। माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया में हमने कहा था कि बीपी 140/90 से ज़्यादा हो जाता है और 160 और 110 से कम रहता है। ध्यान रहे, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वैसे तो काफ़ी चांसेस हो गए हैं कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्या ऑलमोस्ट आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऐसी संभावना है। और 1-2 दिन के अंदर आपका लेटर भी जारी हो जाता है, उसके बाद सारा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस है। और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ये मान के चलेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में आसानी से ईजिली पास हो जाते हैं, सब्जेक्टिव के साथ इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आपकी OMR शीट चेक होती है और उसके अंदर एक क्वेश्चन भी अगर कम ज़्यादा रह जाता है तो उसके अंदर फेलियर रेट है जो कि ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने होंगे। देखिएगा यहाँ पर माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो फिर बीपी कितना होगा, 140/90 से लेकर
कहाँ तक, 160 110 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी 140 90 से तो ज़्यादा होगा और 160 110 से कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर प्रोटीनूरिया किस ग्रेड का देखने को मिलेगा, तो +1 और +2 ग्रेड का देखने को मिलेगा। किसके अंदर, माइल्ड टाइप के प्रीक्लेम्शिया के अंदर। उसके बाद इडिमा प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रोटीनूरिया है तो ऑब्वियसली बात है कि इडिमा प्रेजेंट होगा, और ऐसी कंडीशन में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सीवियर प्रीक्लेम्शिया, जिसके अंदर हमने कहा था कि बीपी यहाँ पर 160 से 110 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 160 110 से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका हो रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया है, अगर कोई लेडी आपके पास आती है और उसका बीपी आपको मिलता है, उसका बीपी आपको मिलता है 160 110 से मोर देन आपको मिलता है, तो क्या कंसिडर करेंगे, तो आपका आंसर जाएगा कि वो सीवियर प्रीक्लेम्शिया होगा। और ऐसी कंडीशन में, सीवियर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में प्रोटीनूरिया किस ग्रेड का देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होगा +3 और +4 के अंदर देखने को मिलेगा। +3 और +4 का मतलब क्या है वो आपको याद है। उसके बाद इडिमा प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ पर सीवियर कंडीशन है तो हाइपरटेंशन के जो भी क्लिनिकल फीचर है वो सारे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लाइक एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी से रिगार्डेड पेन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। उसके अलावा हेडेक देखने को मिल सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी याद रहे कि इक्लेम्शिया की कंडीशन नहीं है, केवल प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है। इक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ईटियोलॉजी यानी कोजेज ऑफ प्रीक्लेम्शिया, जिसके अंदर हमने कहा था एग्जैक्ट कोज अननोन है, बाकी कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि प्रीक्लेम्शिया कोज कर सकता है, जैसे कि वैसोस्पाज्म हमने कहा था, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन हमने कहा था, और एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हमने कहा था। उसके साथ ही ओबेसिटी हो सकता है, उसके साथ ही मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, मल्टीपल ट्विंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। एग्जैक्ट कोज यहाँ पर अननोन था हमने कहा था। उसके बाद इसका मैनेजमेंट हमने कहा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि रेस्ट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डाइट के अंदर हमें प्रोटीन यानी हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके अलावा डायूरेटिक्स वैसे तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर लेसिक्स आप दे सकते हैं, लेसिक्स और फ्रूसेमाइड आप दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तभी। उसके बाद अपन ने कहा था एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, जिसके अंदर आपको कहा था कि लेबेटालोल और मिथाइल डोपा करके मेडिसिन है वो जनरली दी जाती हैं, वो आपको याद रखना है। और उसके बाद हमने कहा था एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन दी जाती हैं केवल प्रोफाइलेटिक बेसिस पर। एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन दी जाती हैं केवल किस बेसिस पर, प्रोफाइलेटिक बेसिस पर, प्रोफाइलेसिस ना हो उसके बेसिस पर, उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हमने कहा था मैग्नीशियम सल्फेट को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमने एक ट्रिक देखा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर प्रीक्लेम्शिया का कोई पेशेंट है, प्रीक्लेम्शिया की कोई लेडी आती है और उसके अंदर हमें केयर प्रोवाइड करनी हो तो क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमने कहा था कि एक टर्म है जिसको हमने पीस कहा था, इसके हर वर्ड से एक नई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पी फॉर प्रोवाइड रेस्ट, यानी सबसे पहले तो आपको रेस्ट प्रोवाइड करना है। ई फॉर एंश्योर हाई प्रोटीन डाइट यानी डाइट आपको देना है, डाइट आपको इंप्रूव करना है, उसके अंदर हाई प्रोटीन देना है। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देनी है। उसके अलावा कन्वल्सिव यानी एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देनी है। उसके अलावा एंश्योर और इवेल्युएट द फिजिकल पैरामीटर, जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं उनको एंश्योर करना है, उनको चेक करना है कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। उसके बाद हमने कहा था फॉलोअप केयर और रेफर, एडवाइज करना होगा लेडी को कि वो हर वीक के अंदर एटलीस्ट 2 बार तो चेकअप करने के लिए आए। उसके अलावा अगर कंडीशन आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रेफर करना होगा पीएससी या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट में यानी सीएससी में आपको रेफर करना होगा। ये सारा कुछ हमने लास्टली सेशन के अंदर देख लिया था और उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा तो लास्टली सेशन जरूर देखेगा। लास्टली सेशन के अंदर काफ़ी कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है मैटरनल हेल्थ के रिगार्डेड अपनी डिस्कस करेंगे और इसी के अंदर हम PIH डिस्कस करेंगे
यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और उसका सीवियर फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली जानेंगे इक्लेम्शिया क्या होता है, इक्लेम्शिया के क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, इक्लेम्शिया के क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और अगर ये हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, हॉस्पिटलाइज कब करना है, पूरा डिटेल से अपन जानेंगे। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को मैनेज करते हुए अपन यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑलमोस्ट सभी जगह ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे इग्नू यूनिवर्सिटी हो, चाहे आरएचएस यूनिवर्सिटी हो, सब जगह ऑब्जेक्टिव पेपर होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो 100% आपके चांसेस हो गए हैं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं, सभी अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज के सेशन को, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुँचे और आप उनको ईजिली और अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए बढ़ते हैं और इक्लेम्शिया के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता होगा प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया के जब टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन लिया था, टॉपिक में इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था, तो वहाँ पर मैंने कहा था प्री इक्लेम्शिया, देखिएगा नाम से मीनिंग निकल रहा है प्री इक्लेम्शिया, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्लेम्शिया यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले एक वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज प्री। प्री मतलब पहले, प्री मतलब बिफोर, ये और इस वर्ड का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, प्री मतलब बिफोर, यानी इक्लेम्शिया के पहले की कंडीशन ये थी। यानी प्री इक्लेम्शिया के अंदर जो भी हमने पढ़ा था वो सारे फीचर, सारे क्लिनिकल फीचर, सारे इटियोलॉजी, सारे मैनेजमेंट यहाँ पर फुलफिल होंगे। कहाँ पर? इक्लेम्शिया में फुलफिल होंगे। यानी प्री इक्लेम्शिया की एडवांस स्टेज अपन कह सकते हैं। प्री इक्लेम्शिया के अंदर कुछ क्लिनिकल फीचर ऐसे आ जाएंगे जो कि सीवियर होंगे, डेंजरस होंगे, तो ऐसी कंडीशन को अपन इक्लेम्शिया कहेंगे। ऐसा हमने लास्टली सेशन के अंदर भी कहा था। तो प्री इक्लेम्शिया क्या था? पहले की कंडीशन थी, इक्लेम्शिया के पहले की कंडीशन थी। अगर प्री इक्लेम्शिया एडवांस हो जाता है, अगर प्री इक्लेम्शिया एडवांस हो जाता है तो उस कंडीशन को इक्लेम्शिया कहा था। ऐसा ही हमने लास्टली सेशन के अंदर पढ़ा था। अब डेफिनेशन क्लियर करते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। देखिएगा एक बार पहले ही मैं यहाँ पर बता दूं, देखिए प्री इक्लेम्शिया हुआ है, किसी लेडी को प्री इक्लेम्शिया हुआ है, अगर प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ लेडी को सीजर आना स्टार्ट हो जाता है, लेडी को कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को ही क्या कहेंगे? इक्लेम्शिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्लेम्शिया कहेंगे। क्या कंडीशन हुई? देखिए अगर किसी लेडी को पहले प्री इक्लेम्शिया हुआ है और उसके अंदर सीजर या कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे? इक्लेम्शिया कहेंगे। सर प्री इक्लेम्शिया के अंदर क्या था? तो प्री इक्लेम्शिया के अंदर बेसिकली तीन फीचर हमने देखे थे। प्री इक्लेम्शिया के अंदर बेसिकली तीन फीचर हमने देखे थे। सर क्या क्या देखे थे? पहला देखा था हाइपर टेंशन, यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाइपर टेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी 140/90 से तो मोर देन हो जाएगा, 140/90 से मोर देन हो जाएगा। और यहाँ पर जो चांसेस रहते हैं इक्लेम्शिया में, जो चांसेस रहते हैं वो बीपी अप्रोक्सीमेटली 160-110 के समथिंग या इससे ज़्यादा हो जाते हैं, यानी सीवियर यहाँ प्रीक्लेम्शिया देखने को मिलता है। उसके बाद प्रीक्लेम्शिया के अंदर हमने कहा था कि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये ट्रेस अमाउंट में भी देखने को मिल सकता है, +1 में भी देखने को मिल सकता है, +3 में भी देखने को मिल सकता है, +2 में और +4 में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके अलावा हमने कहा था कि इडिमा जनरली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सभी फीचर, यानी ये बेसिकली 3 फीचर देखने को मिलेंगे। अगर इन 3 फीचर के साथ सीजर देखने को मिलता है, 3 फीचर के साथ सीजर या फिर कन्वर्जन देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन क्या होगी? इक्लेम्शिया होगी। यानी ये तीनों क्लिनिकल फीचर किसके हैं? प्री इक्लेम्शिया के। अगर प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ अगर कन्वर्जन और सीजर देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इक्लेम्शिया की कंडीशन होगी। हम कहेंगे कि ये इक्लेम्शिया की कंडीशन होगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इक्लेम्शिया क्या होता है, इक्लेम्शिया के अंदर कौन कौन से जनरली फीचर देखने को मिलेंगे। अब डेफिनेशन क्लियर करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इक्लेम्शिया को कैसे समझा जाए। तो अगर प्री इक्लेम्शिया आपको समझ में नहीं आया है तो इक्लेम्शिया भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो भी अभी जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर,
वो लास्टली सेशन यानी प्री क्लेम्शिया सेशन को जरूर देखें, तभी जाकर ये सेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से और 100% माइंड में सेट होगा। चलिए बढ़ते हैं और ई क्लेम्शिया की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द प्री क्लेम्शिया इज कॉम्प्लिकेटेड विद द कन्वर्जन एंड कोमा इट इज नोन एज ई क्लेम्शिया। देखिएगा सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द प्रीक्लेम्शिया इज कॉम्प्लिकेटेड, जब प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन क्या? सर हाइपरटेंशन, सर प्रोटीन्यूरिया, सर इडिमा। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं किसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर जनरेट होगा? अगर कन्वर्जन होने लग जाए, अगर सीजर होने लग जाए, अगर कोमा की कंडीशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है? इक्लेम्शिया है। यानी प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या देखने को मिले? कन्वर्जन देखने को मिले, सीजर देखने को मिले, या फिर कोमा की कंडीशन देखने को मिले, तो हम कहेंगे कि प्रीक्लेम्शिया कंडीशन अब किस में कन्वर्ट हो गई? इक्लेम्शिया की कंडीशन में कन्वर्ट होगी। और ये सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं? PIH के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर पढ़ रहे हैं। यानी ये सारी कंडीशन किसके अंदर जनरेट होगी? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जनरेट होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिएगा, इक्लेम्शिया इज डायग्नोज्ड in the presence of unexplained convulsion with criteria of preeclampsia। यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्लेम्शिया हम उस लेडी के अंदर डायग्नोज करेंगे, इक्लेम्शिया हम उस लेडी के अंदर डायग्नोज करेंगे जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे अनएक्सप्लेन्ड कन्वर्जन, बिना किसी कारण से कन्वर्जन देखने को मिल रहे हैं, बिना किसी वजह से कन्वर्जन देखने को मिल रही हैं, और जो भी कन्वर्जन देखने को मिल रही हैं वो प्रीक्लेम्शिया के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। प्रीक्लेम्शिया के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो मतलब उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रखा हो, उसके अंदर प्रोटीन्यूरिया हो रखा हो, उसके अंदर इडिमा हो रखा हो। अगर इन क्लिनिकल फीचर को फॉलो करते हुए लेडी के अंदर कन्वर्जन देखने को मिले, लेडी के अंदर सीजर देखने को मिले, दैट हम कहेंगे कि ये कंडीशन डायग्नोज की जाती है इक्लेम्शिया, दैट ये कंडीशन डायग्नोज की जाती है इक्लेम्शिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चारों फीचर आपको याद रखने होंगे। आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करें या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें या सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें, सभी जगह इससे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नर्सिंग एकेडमिक सेशन के अंदर भी जनरली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ओबीजी जो पेपर होता है, ओबीजी का जो भी पेपर होता है उसके अंदर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री क्लेम्शिया इक्लेम्शिया के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है, इन कंडीशन को पूछा जा सकता है, उनके रिगार्डेड मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लाइन यहाँ पर मैंने मेंशन की है, इस लाइन को समझते हैं। देखिएगा, प्रीक्लेम्शिया एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन और सीजर, अगर प्रीक्लेम्शिया कन्वर्जन और सीजर के साथ हो रहा है, अगर प्रीक्लेम्शिया कन्वर्जन और सीजर के साथ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इक्लेम्शिया कहेंगे। यानी इक्लेम्शिया को डिफाइन अगर अपन करें तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं, Eclampsia is defined as the preeclampsia associated with the convulsion और सीजर। अगर प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ कन्वर्जन और सीजर आ रहे हैं, कोमा की कंडीशन आ रही है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये क्या है? इक्लेम्शिया है। यानी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्लेम्शिया क्या है। एक बार फिर से मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि इक्लेम्शिया क्या है। देखिएगा, इक्लेम्शिया की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा है, प्री इक्लेम्शिया देखने को मिलेगा, प्री इक्लेम्शिया देखने को मिलेगा, उसके साथ सीजर देखने को मिलेगा, उसके साथ कन्वर्जन देखने को मिलेगा, सीजर या फिर कन्वर्जन देखने को मिलेगा, और उसी के साथ कोमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन है प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ अगर सीजर देखने को मिले या फिर कन्वर्जन देखने को मिले या फिर कोमा की कंडीशन देखने को मिले, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये कौन सी कंडीशन है? प्री इक्लेम्शिया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई लेडी है, प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में आई थी, यानी हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, इडिमा उसके अंदर था, यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन में लेडी आई थी और उसको प्री इक्लेम्शिया डायग्नोज किया था, लेकिन जब वो बेड पर है, अपने बेड पर है, तो उसको सीजर
या कन्वर्जन आ रहे हैं उसको सीजर या सीजर और अनएक्सप्लेन्ड कन्वर्जन उसके अंदर देखने को मिले तो बताइए कि वो कंडीशन कौन सी है। आपका डायरेक्टली आंसर चला जाएगा। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है और उसके अंदर सीजर या कन्वर्जन या कोमा की कंडीशन देखने को मिल रही है तो डायरेक्टली आपका आंसर चला जाएगा कि सर अब कंडीशन कैसी हो गई है, प्रीक्लेम्शिया नहीं रही है, अब कंडीशन इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो गई है। तो देखिएगा, याद रखेगा, चारों पांचों क्लिनिकल फीचर आपको याद होने चाहिए। देखिएगा प्रीक्लेम्शिया में क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है प्रीक्लेम्शिया में, उसके साथ प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, उसके साथ प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, उसके साथ इडिमा देखने को मिलता है। अगर इन तीन फीचर, केवल ये तीन फीचर देखने को मिल रहे हैं, केवल तीन फीचर देखने को मिल रहे हैं, साथ में सीवियर प्रीक्लेम्शिया तो हेडेक देखने को मिल सकता है, विजन डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिल रहा है, हाईलाइट करना है तीन क्लिनिकल फीचर, हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, इडिमा, इन तीनों को हाईलाइटेड करना है। अगर ये तीन क्लिनिकल फीचर बेसिकली देखने को मिलता है तो अपन डायरेक्टली कह देते हैं कि प्रीक्लेम्शिया है। लेकिन अगर इन तीन के साथ साथ अगर सीजर देखने को मिलता है या फिर कन्वर्जन देखने को मिलता है या फिर कोमा की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी तीन के साथ साथ अगर इनमें से कोई भी, यानी चार फीचर यहाँ पर बेसिकली हो गए हैं, अगर इनमें से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, अगर तीन के साथ साथ इनमें से सीजर, कन्वर्जन या कोमा में से कोई भी एक देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि इक्लेम्शिया की कंडीशन है। क्या कहेंगे? इक्लेम्शिया की कंडीशन है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इक्लेम्शिया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसिडेंस हम देखते हैं। तो इसका इंसिडेंस सिंप्लीफाई अपन करें तो इसका इंसिडेंस बहुत ही रेयर है। देखिएगा 1 in 500, यानी 500 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में इक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिलती हैं, वो भी काफ़ी रेयर, यानी 500 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी के अंदर इक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। वो भी एग्जैक्ट नहीं है कि एक भी मिले या ना मिले। तो याद रखिएगा सिंपल तरीके से कि 500 में से एक प्रेगनेंसी के अंदर इंसिडेंस देखने को मिल सकता है इक्लेम्शिया का। जनरली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, कैरेक्टराइज्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इक्लेम्शिया के। प्रीक्लेम्शिया के कैरेक्टर्स आप सबको पता है, तीन बेसिक कैरेक्टर्स है, हाइपरटेंशन है, प्रोटीन्यूरिया है, इडिमा है। और अगर चौथा आ जाता है यानी सीजर और कन्वर्जन आ जाता है तो ये किसका कैरेक्टर हो जाता है? इक्लेम्शिया का कैरेक्टर हो जाता है। आप सबको याद है, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, तो थोड़ा सा इनको एक बार लिस्ट आउट अपन देख लेते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम इक्लेम्शिया के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो इक्लेम्शिया के कैरेक्टर बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने वाले हैं तो। केवल 4 कैरेक्टर्स आप याद रखें, बाकी अगर कैरेक्टर्स याद भी नहीं रहे तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 कैरेक्टर, और अगर सब्जेक्टिव पेपर आपका है तो फिर आपको सभी कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, क्योंकि सभी आपको लिखने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स हम देखते हैं। तो बेसिकली 3 कैरेक्टर्स तो आप सबको पता है। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बीपी कितनी हो जाएगी इक्लेम्शिया की कंडीशन में, कितनी हो जाएगी? अबव 160 से 110 mm ऑफ Hg, यानी सिस्टोलिक बीपी 160, डायस्टोलिक बीपी 110। यानी याद रखिएगा इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो फिर बीपी कितनी हो जाएगी? 160, 110 या इससे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके अलावा प्रोटीन्यूरिया की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन्यूरिया यहाँ पर 2 ग्रेड से ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1+ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर ट्रेस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा 2+ से ज़्यादा, यानी 2+ देखने को मिल सकता है, 3+ देखने को मिल सकता है, 4+ देखने को यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन 1+ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कैसी हो गई है? सीवियर कंडीशन हो गई है। सीवियर प्रीक्लेम्शिया से भी बड़ी कंडीशन हो गई है। सीवियर प्रीक्लेम्शिया के अंदर में अपन ने कहा था कि 3+ और 4+ ही देखने को यहाँ पर मिल सकता है, और यहाँ तो इक्लेम्शिया कंडीशन हो गई है तो फिर यहाँ पर केवल क्या देखने को मिलेंगे? 2+ से ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी 2+ से कम देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी? 2+ से ज़्यादा ही यहाँ पर प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगी। अगर प्रोटीन्यूरिया है तो सिंप्लीफाई अपन ने किया था कि इडिमा होगा, क्योंकि प्रोटीन्यूरिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो
ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो इडिमा जनरली होगा। इसलिए ये 3 क्लिनिकल फीचर है जो कि देखने को यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा एक क्लिनिकल फीचर है जो तो आपको याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। अगर इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो ये तो आपको हाईलाइट करके रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्लेम्शिया के अंदर, अगर इक्लेम्शिया के अंदर कोई लेडी है यानी प्रीक्लेम्शिया के अंदर पहले थी, अभी उसके अंदर सीजर या सीजर और कन्वर्जन आ रहे हैं, तो वो कंडीशन कौन सी है? इक्लेम्शिया की है। और अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि अगर कोई लेडी है जिसके अंदर इक्लेम्शिया हो रखा है तो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कौन सा डेंजरस साइन होता है, कौन सा डेंजरस क्लिनिकल फीचर होता है? तो डेंजरस क्लिनिकल फीचर होता है दैट इज सीजर और कन्वर्जन, यही डेंजरस होता है और ऐसी कंडीशन कोमा तक भी लेकर जा सकती है। इसीलिए इसका प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाना होता है और जरूरत पड़ती है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी किया जाना होता है। तो याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, नोटबुक साथ में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव में केवल आपको हाईलाइट करते हुए ही चलना है, हाईलाइट करते हुए ही चलना है। और अब तो आपकी नोटबुक आपके पास आ गई होगी, आपको मॉड्यूल्स भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो उसको भी साथ में रखें और उसके अंदर भी हाईलाइट करते हुए चले ताकि आपको एट द पेपर के टाइम में आप उनको देख सके। और अब अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हर टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज, हर टॉपिक से रिगार्डेड एमसीक्यूज अवेलेबल करवा दिए गए। टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आपके बीपीसीसीएचएन के अंदर हैं, जितने भी टॉपिक आपकी इस बुक के अंदर हैं, 17 से 18 नोटबुक आपके पास होगी, अलग अलग ब्लॉक वाइज बुक्स आपके पास होगी। हर टॉपिक से रिगार्डेड एमसीक्यूज मैंने वहां पर ऐप पर अवेलेबल करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव तरीके से भी पेपर वहां पर अवेलेबल है और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी वहां पर पेपर अवेलेबल है। जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा उसी तरीके से बेनिफिट वहां पर होगा, आप देख लीजिएगा। और जैसे ही आपका ऑफिशियली लेटर जारी हो जाता है वैसे वैसे वहां पर और ज़्यादा एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेट और डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। इसीलिए अगर अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लोगो आपके सामने होगा, थंबनेल के अंदर लोगो दिया हुआ है, लास्टली थंबनेल के अंदर मिशन एजुकेशन ऐप। जैसे आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो दूसरे तीसरे नंबर पर आपको मिशन एजुकेशन ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसके अंदर जो भी मटीरियल है उसको एक्सेस कीजिएगा, उनको पढ़िएगा, उनको समझिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्लिनिकल फीचर है जो कि आपको याद रखने हैं अगर इक्लेम्शिया की कंडीशन आप पढ़ रहे हैं। इक्लेम्शिया के रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से आता है तो इन्हें 4 क्लिनिकल फीचर से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पर हेडेक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है तो पेशेंट को हेडेक भी होगा, जनरली हेडेक भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन की बात की थी अपन ने, याद हो तो आपको प्रीक्लेम्शिया के अंदर कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में हेडेक देखने को मिलता है, सीवियर प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा डिक्रीज यूरिन आउटपुट कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये भी आपको एडवांस सिम्टम्स याद रखने हैं, एडवांस सिम्टम्स याद रखने हैं कि यूरिन आउटपुट कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, फीटस के अंदर डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। आप फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, आप फीटल हार्ट साउंड अगर सुनेंगे, अगर लेडी के एब्डोमन से, यूट्रस से अगर फीटस हार्ट साउंड आप सुनते हैं तो उसके अंदर भी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। उसके अंदर भी अल्टरेशन आपको देखने को मिलेगा। फीटोस्कोप से आप सुनेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा अगर इक्लेम्शिया की कंडीशन हुई है तो। उसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो विजुअल डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स है जो कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के साथ साथ इक्लेम्शिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या देखने को नहीं मिलता? इनमें से प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या देखने को नहीं मिलता, स्पेशली हाईलाइट आपको कर लेना है। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में सारे क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं। सीवियर प्रीक्लेम्शिया है तो ये सारे क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सीजर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कोमा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये केवल इक्लेम्शिया की कंडीशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। और प्रीक्लेम्शिया के अंदर जो बीपी है कहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ तक पहुंचेगा, 160 तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर 160 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशली जो क्लिनिकल फीचर हाईलाइट मैंने किए हैं ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं ईटियोलॉजी ऑफ इक्लेम्शिया। सॉरी यहाँ पर प्रीक्लेम्शिया लिख दिया है। इक्लेम्शिया के ईटियोलॉजी अपन देखते हैं।
ठीक है, इक्लेम्शिया अपन पढ़ रहे हैं तो इक्लेम्शिया के क्लिनिकल ईटियोलॉजी अपन देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था प्रीक्लेम्शिया का एग्जैक्ट कोज अननोन है, वैसे ही इक्लेम्शिया का एग्जैक्ट कोज भी अननोन है, क्योंकि प्रीक्लेम्शिया इनिशियल स्टेट होती है इक्लेम्शिया की, प्रीक्लेम्शिया इनिशियल स्टेट होती है इक्लेम्शिया की। तो जब प्रीक्लेम्शिया का कोज ही पता नहीं है तो इक्लेम्शिया का कोज तो कैसे पता रहेगा। तो ये भी इडियोपैथिक है, यानी इसका भी एग्जैक्ट कोज अननोन है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर माने जाते हैं जिनके कारण से इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर माने जाते हैं जिनके कारण से इक्लेम्शिया देखने को मिल सकते हैं। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर माने जाते हैं वो अपन देखते हैं। जैसा कि लास्टली प्रीक्लेम्शिया के अंदर देखा था, वही सारे रिस्क फैक्टर यहाँ पर अपन कहेंगे, क्योंकि इन सब के कारण से ही इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है, सीवियर कंडीशन हो सकते हैं। देखेगा वैसोस्पाज्म, यानी जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म हो जाना, ये ब्लड वेसल्स हैं। एग्जाम्पल लास्टली सेशन के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से ये ब्लड वेसल है, अगर मान के चलेगा ये ब्लड वेसल है, ये पूरी आपकी ब्लड वेसल है, लेकिन किसी भी कारण से कोई भी रीजन हो सकता है, एग्जैक्ट कोज अननोन है, किसी भी कारण से अगर इन ब्लड वेसल के अंदर क्या आ गया है, स्पाज्म आ गया है, ब्लड वेसल के अंदर स्पाज्म आ गया है, तो देखिएगा अगर इसके अंदर स्पाज्म आ गया है तो बीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि वैसो स्पाज्म यानी ब्लड वेसल के अंदर स्पाज्म आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, तो उसके कारण से भी इक्लेम्शिया यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एंडोथीलियल डिसफंक्शन के कारण से भी इक्लेम्शिया हो सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन के कारण से भी ये हो सकता है। उसके अलावा एल्डरली और एंगर प्राइमी ग्रेविडा के कारण से भी ये देखने को मिल सकता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में पहले से किसी को प्रीक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया की कंडीशन है, PIH की कंडीशन हुई है, तो फैमिली हिस्ट्री के कारण से भी फैमिली के अंदर, क्योंकि जेनेटिकली ये हो सकता है, तो जेनेटिकली भी ये हो सकता है, तो फैमिली हिस्ट्री के कारण से भी ये हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री पे अपन मानेंगे। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन अगर है, लेडी को अगर माल न्यूट्रिशन है तो उसके कारण से भी ये देखने को मिल सकता है। लेडी को अगर प्रेगनेंसी स्टेट में डायबिटीज था तब भी ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तब भी प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है, RH फैक्टर जो कि ब्लड के अंदर होता है, आप सबको पता है, अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसके कारण से भी यहाँ पर इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज यहाँ पर अननोन रहता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिए उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर और है जिनको भी अपन देखते हैं। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोएमनियाज, जो कि लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके कारण से भी बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और अगर ज़्यादा है तो वो प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ इक्लेम्शिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा हेरिडिटी के कारण से यानी जेनेटिकली भी ये हो सकता है। उसके अलावा लेडी अगर स्मोकिंग करती हैं तो उसके कारण से भी प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर लेडी अल्कोहल लेती है तो भी क्या हो सकता है, इक्लेम्शिया हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है, एग्जैक्ट कोज इसका अननोन है, बट ये सारे रिस्क फैक्टर है जो कि इक्लेम्शिया कोज करवा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जो भी पढ़ा होगा, अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है इस सेशन के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास हर सेशन आप तक पहुंचे और आप उसको अच्छी तरीके से और इजीली विजिट कर सके, अच्छी तरीके से पढ़ सके। उसी के साथ अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इन क्लासेज के साथ साथ सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज, ब्लॉक वाइज, टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी तरीके से अवेलेबल करवाए हुए हैं। एक बार आप डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद आगे की आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे इक्लेम्शिया, और इक्लेम्शिया में हमने कहा था, है कि जनरली इक्लेम्शिया के अंदर हमने जनरली कहा है कि यहाँ पर प्रीक्लेम्शिया के सारे क्लिनिकल फीचर होंगे, यानी हाइपरटेंशन होगा,
यानी यहाँ पर प्रोटीनूरिया होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, इडिमा होगा। यानी इनके साथ साथ ये क्या है, प्रीक्लेम्शिया के फीचर है। क्या है, प्री इक्लेम्शिया के फीचर है। यानी प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सीजर देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। तो कन्वर्जन को अपन समझेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है, इनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और कन्वर्जन के रिगार्डेड हमें क्या क्या मैनेजमेंट, क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी होगी लेडी को। अगर लेडी आपके पास एडमिट है, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं, लेडी आपके पास एडमिट हैं, अगर लेडी को सीजर आ जाते हैं, अगर लेडी को कन्वर्जन होते हैं, तो आपको क्या करना है, वो सारी जानकारी अपन देखेंगे, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कन्वर्जन और सीजर क्या है। जनरली इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं। तो सीजर अपन जनरली अपन कहेंगे कि आपकी जो भी वॉलेंट्री मसल है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो वर्ड यहाँ पर आएंगे, देखिए आपको सबको याद होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो वर्ड यहाँ पर हैं। वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल आपने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से। वॉलेंट्री मसल वो जिन पर आपका खुद का सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी ऐसी मसल जिन पर आपका खुद का कंट्रोल होता है उनको वॉलेंट्री कंट्रोल कहते हैं, और जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। यानी वॉलेंट्री मसल्स आपकी स्केलेटल मसल होती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर जनरली आप हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और इनवॉलेंट्री होती हैं ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल दोनों यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनरली अपन इंट्रोडक्शन की बात करें कि सीजर के अंदर क्या होता है, तो एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। यानी वॉलेंट्री मसल हमने क्या कहा, वॉलेंट्री मसल वो सारी मसल्स जिस पर आपका खुद का कंट्रोल है, वो सारी मसल्स जिस पर आपका खुद का कंट्रोल है, लाइक स्केलेटल मसल, जितनी भी स्केलेटन मसल्स होती हैं वो सारी वॉलेंट्री मसल्स होती है। लाइक आपका हाथ ले लीजिएगा, हाथ पर आपका कंट्रोल होता है, जैसे आप चलाएंगे वैसे ही ये चलेगा, तो इस पर आपका कंट्रोल होता है। आपकी बॉडी की जितने भी स्केलेटल मसल्स होती है उनमें वॉलेंट्री कंट्रोल आपका होता है, यानी आपका खुद का उन पर कंट्रोल होता है, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही वो करेंगे, जैसे ही आप चाहेंगे वैसे ही वो मूव करेंगे। लेकिन सीजर की कंडीशन में ऐसा होता है कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री हो जाती है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है। यानी जिन पर आपका कंट्रोल है सीजर की कंडीशन में, उन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, ऑटोमेटिकली उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं। तो जनरली सीजर को अपन कन्वर्जन जनरली कह सकते हैं, और इनको हिंदी में अगर अपन कहें तो दौरे कहते हैं, दौरे आना या मिर्गी आना वैसी कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने लग जाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स पर अगर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को अपन सीजर, कन्वर्जन या फिर दौरे या फिर मिर्गी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना सा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब ये किस कारण से होता है, तो जनरली यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ड्यू टू मल्टीपल कोजेज। इसके अलग अलग कोजेज हो सकते हैं, एक बेसिक कोजेज इसका नहीं है कि इस कारण से ये होती हैं, अलग अलग कोजेज इसका हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कोजेज इसका हो सकता है। तो अलग अलग कोजेज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपने अलग अलग नर्वस सिस्टम से रिगार्डेड अलग अलग डिसऑर्डर पड़े हुए जिनके अंदर सीजर देखने को मिले हुए, जिनके अंदर सीजर देखने को मिलता है। तो अलग अलग इसके काफ़ी सारे कोजेज हैं। एक बेसिकली एक कोजेज से इसको पता नहीं कर पाया जाता है, या एक बेसिक इसका कोजेज नहीं है। तो जनरली अपन इसके कोजेज की बात करें तो ब्रेन एनोक्सिया हो सकता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी ट्रोमा के कारण से हो सकता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे कोजेज इसके हो सकते हैं। बाकी अदर कोजेज काफ़ी सारे हो सकते हैं, किसी भी कारण से ये हो सकता है। इसका मल्टीपल कोजेज इसके माने जाते हैं, सीजर के मल्टीपल कोजेज माने जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपने आप ही हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन को अपन सीजर कहते हैं। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं। अगर इसका इंसिडेंस अपन देखें तो ध्यान रहे, अपन पढ़ रहे हैं इक्लेम्सिया की कंडीशन यानी प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इंसिडेंस 50% देखने को मिलता है। 50% कैसे, एंटीनेटल की बात करें तो 30% देखने को मिलता है, और पोस्ट नेटल की बात करें तो यहाँ पर 20% देखने को मिलता है। यानी टोटल
ऑल ओवर अपन देखें तो 50% देखने को मिलता है। जनरली सीजर से आप कंपेयर ना करें, केवल हम इक्लेम्शिया यानी प्रेगनेंसी कंडीशन की बात करें। जनरली जो सीजर्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम में अलग तरीके से आपने पढ़े होंगे। जनरली जो सीजर्स होते हैं नर्वस सिस्टम में आपने अलग तरीके से पढ़े होंगे, वहां पर उसका इंसिडेंस कुछ अलग मिला होगा। यहाँ पर अपन इक्लेम्शिया की कंडीशन, प्रेग्नेंट स्टेट की कंडीशन पढ़ रहे हैं, मैटरनल हेल्थ के रिगार्डेड पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 50% टोटल ऑल ओवर यहाँ पर इंसिडेंस देखने को मिलता है सीजर का। और एंटीनेटल की अगर बात करें, एंटीनेटल पीरियड की बात करें तो 30% चांसेस होते हैं, और पोस्ट नेटल की बात करें तो 20% चांसेस यहाँ पर होते हैं इंसिडेंस के। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ सीजर। सीजर के स्टेजेस अपन देखते हैं, सीजर के स्टेजेस अपन देखते हैं क्या क्या स्टेजेस होती है। तो बेसिकली इसकी 3 से 4 स्टेजेस मानी गई हैं, 3 से 4 स्टेजेस इसकी मानी गई हैं, जिसके अंदर प्री मोनेटरी स्टेज मानी जाती हैं, टोनिक स्टेज मानी जाती हैं, क्लोनिक स्टेज मानी जाती हैं, और लास्टली 4th स्टेज मानी जाती है स्टेज ऑफ कोमा। बेसिकली 3 से 4 स्टेजेस इसकी मानी जाती हैं। बाकी अगर आप नर्व सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, एमएसएन के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर 4 से 5 कंडीशन इसकी मानी जाती है, 5 स्टेजेस भी इसकी मानी जाती हैं। कई बुक्स के अंदर 6 भी होगी, कई बुक्स के अंदर 5 भी होगी, लेकिन बेसिकली अपन देखें तो 4 स्टेजेस इसकी मानी जाती हैं, 4 स्टेजेस इसकी मानी जाती हैं। तो स्टेजेस ऑफ सीजर के अंदर अपन देखें तो बेसिकली 4 स्टेजेस इसकी मानी जाती हैं। पहली स्टेज अपन देखें तो यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, देखते हैं समझते हैं। पहली स्टेज है दैट इज ए प्री मोनेटरी स्टेज, इसी को प्रोड्रोमल स्टेज भी बोलते हैं और इसको ओरा स्टेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली तीनों नाम एक ही स्टेज के हैं। प्री मोनेटरी स्टेज इसको बोल सकते हैं, उसके अलावा प्रोडोर्मल स्टेज फेज इसको बोल सकते हैं, उसके अलावा ओरा स्टेज इसको बोल सकते हैं। तीनों स्टेजेस सेम हैं, तीनों स्टेजेस यही होती हैं। क्या क्या? प्री मोनेटरी स्टेज या फिर प्री डोर्मल स्टेज या फिर ओरा स्टेज। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट की बात अपन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव में तो सब कुछ पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई लेडी है जिसको इक्लेम्शिया की कंडीशन है और उसके अंदर सीजर आना स्टार्ट हुआ है, तो बताइए कि ओरा स्टेज या प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है। ओरा स्टेज या प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है? तो आपका आंसर जाता है कि ओरा स्टेज या प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन से मतलब क्या है? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन से मतलब क्या है? देखिएगा, आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ी होंगे 2 टर्मिनोलॉजी, आपने साइकोलॉजी के अंदर 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी। कौन कौन सी? पहले समझा देता हूं यहीं पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी आपने इल्यूजन, दूसरी टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी हैलुसिनेशन पढ़ी होगी, आई थिंक आपने पढ़ी होगी, चाहे आप बीएससी हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे एमएससी हो, सबने पढ़ी होगी। परसेप्शनल डिसऑर्डर माने जाते हैं ये दोनों, याद होगा आपको। क्या है? परसेप्शनल डिसऑर्डर है। क्या है? परसेप्शनल के डिसऑर्डर है, परसेप्शन के डिसऑर्डर है। अब परसेप्शन के डिसऑर्डर के अंदर आपने इल्यूजन पढ़ा होगा, इल्यूजन और हैलुसिनेशन पढ़ा होगा, इल्यूजन और हैलुसिनेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर मैं बता दूं इल्यूजन के अंदर ऑब्जेक्ट है, इल्यूजन के अंदर ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट होता है, हैलुसिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, हैलुसिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। हम कहते हैं कि ये रॉन्ग परसेप्शन होता है, हम कहते हैं कि ये रॉन्ग परसेप्शन होता है। परसेप्शन को जनरली अपन कहते हैं, जनरली अगर अपन कहें अपनी लैंग्वेज में तो पहचान करना होता है। परसेप्शन मतलब एक तरीके से पहचान करना होता है। परसेप्शन को जनरली अपनी लैंग्वेज में कहे तो क्या कहते हैं? परसेप्शन मतलब पहचान करना होता है। लेकिन अगर पहचान नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर गलत पहचान कर पा रहे, लेकिन अगर गलत पहचान कर रहे हैं या फिर पहचान ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, जिसके अंदर इल्यूजन को रखा गया है। इल्यूजन में क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई भी पर्सन इसको गलत परसीव करता है। क्या करता है? गलत परसीव करता है। यानी अपन जनरली कहेंगे इसको रॉन्ग परसेप्शन होता है। क्या होता है? रॉन्ग परसेप्शन होता है। तो इल्यूजन की कंडीशन में अगर कोई पर्सन है, अगर किसी पर्सन को इल्यूजन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। देख लीजिएगा, अगर इससे रिगार्डेड आपको
पता नहीं है तो याद रखेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे कि मान के चलेगा दो फ्रेंड्स हैं, मान के चलेगा दो फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, दोनों जा रहे हैं, अंधेरे का टाइम था यानी कि नाइट का टाइम है, और जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई रस्सी यहाँ पर पड़ी हुई थी, और जा रहे हैं दोनों फ्रेंड्स यहाँ से जा रहे हैं, और जाते जाते एक के पैर के अंदर पहले रस्सी आए, फिर दूसरे के पैर के अंदर आए, तो एक उस रस्सी पर पैर रखने के बाद डर गया, क्या हो गया, डर गया, दूसरा नहीं डरा। एक कैसे डर गया, उसने समझा कि रस्सी नहीं है ये सांप है, क्या है, रस्सी नहीं है ये सांप है, और दूसरा समझ गया कि कोई रस्सी होगी, इसलिए दूसरा नहीं डरा। और पहला डर गया मतलब इसने क्या समझा, रस्सी को सांप समझा, सांप समझा, यानी यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रॉन्ग परसेप्शन हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर इसका रॉन्ग परसेप्शन हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, लेकिन उसको इस पर्सन ने, उसको इस सब्जेक्ट ने क्या समझा, गलत समझा, उसको क्या समझा, इसने गलत समझा। तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे इल्यूजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इल्यूजन क्या होता है। उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी हैलुसिनेशन। हमने कहा कि हैलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है। कैसे, मान के चलिएगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हुआ है तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हुआ है फिर भी ऑब्जेक्ट इसको कैसे दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर आप साइकेट्रिक वार्ड के अंदर गए होंगे, अगर आप गए तो ऐसे पेशेंट काफी कुछ अपने देखने को मिलेंगे। अगर नहीं गए हैं तो घर की कंडीशन में मैं आपको बता दूं, घर में मान के चलिएगा, घर में सब लोग बाहर गए हुए हैं, आप अकेले घर में हो, सब लोग बाहर गए हुए हैं और आप अकेले घर में हो, और आपको थोड़ा सा भय लगता है, आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो कुछ टाइमिंग बाद इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि कोई बाहर आया है और बेल बजा रहा है, ऐसा इसको फील होता है। ये बाहर जाकर देखता है, कोई नहीं दिखता है, ऐसे बार बार इसको फील होता है, लेकिन कोई नहीं वहां पर होता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन हैलुसिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई नहीं है फिर भी इसको दिखाई दे रहा है, वहां पर ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं है फिर भी इसको सुनाई दे रहा है, वहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है लेकिन फिर भी इसको घंटी सुनाई दे रही कि कोई आ रहा है और बेल बजा रहा है। इसका कारण क्या है, उसका मेंटल डिस्टर्बेंस है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल आप समझिएगा, देखिएगा, एक और एग्जांपल आप समझिएगा। मान के चलिएगा अंधेरे का टाइम है और आप कहीं से जा रहे हैं, और आपने मान के चलेगा कोई बिल्डिंग यहाँ पर है, कोई घर यहाँ पर है, कोई झोपड़ी यहाँ पर है, आप जा रहे हैं और आपके माइंड में पहले से ही किसी कारण से डिस्टर्बेंस हो रखा है। आपसे हो सकता है किसी से की लड़ाई हो गई है, आपसे हो सकता है कहीं कोई ऐसा सीन आपने देखा होगा, कहीं ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है आपके माइंड में, और अंधेरे का टाइम है। तो आप अगर इस झोपड़ी की तरफ देखते हैं, आप अगर इस घर की तरफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी आकृति, ऐसा स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिल जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपके माइंड में देखने को मिल जाता है, आपको दिख जाता है और आप डर जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, भूत है, भूत है। लेकिन एक्चुअली में वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर केवल अंधेरा है, तो ऐसी कंडीशन को हैलुसिनेशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी ऑब्जेक्ट फील हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे हैलुसिनेशन। तो उम्मीद है परसेप्शन के दोनों डिसऑर्डर आपको समझ में आए होंगे। इल्यूजन मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन उसका गलत परसेप्शन होता है। यहाँ पर जैसा कि रस्सी प्रेजेंट थी लेकिन उसको सांप समझ लिया, तो ये इल्यूजन था। यहाँ पर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है फिर भी समझा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हैलुसिनेशन अपन कहेंगे। तो ये दोनों के भी कुछ टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो टाइम मिलेगा जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी अपना काम है सिलेबस को कवर करना और अच्छी तरीके से एग्जाम को
क्लियर करना, क्योंकि ये सारा टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केवल इस टॉपिक को समझाने के लिए इतना कुछ आपको समझाया गया, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आगे से आप इन दोनों टॉपिक्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर स्टेज ऑफ सीजर के अंदर अपन पहली स्टेज पढ़ रहे हैं, प्री मोनेटरी स्टेज, और इसी को प्री डोर्मल स्टेज बोला जाता है और इसी को ओरा स्टेज बोला जाता है। यहां पर देखने को मिलता है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। कैसा हैलुसिनेशन? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन मतलब जो भी लेडी है, जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसको स्मेल आती है, अलग सी स्मेल आती है, कोई ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन इसको होता है, लेकिन वहां पर कोई स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अलग सी स्मेल आती है, यानी बदबू आती है इसको। वहां पर बैठे बैठे अपने बेड पर ये पेशेंट बैठा हुआ है और बेड पे बैठे बैठे ही इसको स्मेल आ रही है, बेड पर बैठे बैठे ही इसको क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, तो इसको कहेंगे ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वहां पर किसी भी टाइप की कोई स्मेल अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसको फील हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसको क्या हो रहा है? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन हो रहा है। तो प्री मोनेटरी स्टेज या ओरा स्टेज में क्या देखने को मिलता है? हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पेशेंट है और इक्लेम्शिया की कंडीशन में है और उसको ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन हो रहा है, तो बताइए सीजर की कौन सी स्टेज है? बताइए सीजर की कौन सी स्टेज है? आपका आंसर जाएगा सर प्री मोनेटरी स्टेज है। सीजर की स्टार्टिंग स्टेज है, इनिशियली सीजर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐसे स्टेज को अपन क्या कहेंगे? प्री मोनेटरी स्टेज। और इसके अंदर क्या आता है? ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा रोलिंग ऑफ आई बॉल एंड बिकम फिक्स्ड इन वन साइड। उसके बाद क्या होता है? जो आई बॉल है यानी आपकी पेशेंट की जो आंखें हैं वो जिसके अंदर जो आई बॉल है वो क्या होती हैं? घूमने लगती हैं, रोलिंग होने लगती हैं, ऊपर नीचे होने लगती हैं, रोलिंग होने लगती हैं, और कुछ टाइमिंग बाद वो फिक्स्ड हो जाती है एक साइड पर। कुछ टाइमिंग बाद वो ऑटोमेटिकली एक साइड पे क्या हो जाती है? फिक्स्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन भी किसके अंदर आती है? इस स्टेज के अंदर आती है। यहाँ पर ड्यूरेशन की अगर बात करें कि ये स्टेज कितने टाइम तक रहती है, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं, लास्ट फॉर 30 सेकेंड, यानी आधे मिनट तक ये स्टेज रहती हैं, उसके बाद स्टेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो प्री मोनेटरी स्टेज केवल 30 सेकंड तक रहती हैं, केवल 30 सेकंड तक ही रहती हैं, उसके बाद स्टेज खत्म हो जाती है, उसके बाद स्टेज फिनिश हो जाती है और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, ड्यूरेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर ड्यूरेशन कितना होता है? आपका आंसर जाएगा 30 सेकंड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी आप कर रही हैं, तो हर की पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जाकर आप अच्छी तरीके से पेपर को समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से पेपर के आंसर को कर पाएंगे। तो 30 सेकंड इसका ड्यूरेशन होता है। कौन से स्टेज का? सीजर की प्रीमोनेटरी स्टेज है, सीजर की पहली स्टेज है प्रीमोनेटरी स्टेज या फिर ओरा स्टेज। यहाँ पर जो टाइमिंग होता है वो 30 सेकंड होता है, याद रखेगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसमेंट ऑफ माउथ गेग प्लेसमेंट कब करते हैं? सीजर की कौन सी स्टेज में माउथ गेग का प्लेसमेंट होता है? माउथ गेग का प्लेसमेंट करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लेसमेंट ऑफ माउथ गेग कौन से स्टेज में करते हैं? प्री मोनेटरी स्टेज में। प्री मोनेटरी स्टेज को कैसे पहचानेंगे? प्री मोनेटरी स्टेज को कैसे पहचानेंगे सर? हम प्री मोनेटरी स्टेज को पहचानेंगे ऐसे कि जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेगा कि मुझे स्मेल आ रही है, हम समझ जाएंगे कि ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की आई बॉल को, अगर वो रोल हो रही हैं और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ऑन साइड पर फिक्स हो जाती है, तो हम समझेंगे कि प्रीमोनेटरी स्टेज है और इसका ड्यूरेशन कुछ सेकंड के लिए है, यानी 30 सेकंड है, और उस टाइमिंग में उसके माउथ गेग प्लेसमेंट कर देंगे। तो याद रखेगा, माउथ गेग किस स्टेज में प्लेसमेंट करते हैं? तो प्रीमोनेटरी स्टेज के अंदर प्लेसमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नोटबुक नहीं उठाई है तो उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेज अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है दैट इज अ टोनिक फेज।
नेक्स्ट स्टेज है दैट इज टोनिक फेज। स्टेजेज ऑफ सीजर की अपन बात कर रहे हैं, तो सीजर की स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज है दैट इज टोनिक फेज। और टोनिक फेज के अंदर क्या होता है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा सेकंड फेज अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टोनिक फेज। सेकंड फेज दैट इज टोनिक फेज। और टोनिक फेज के अंदर क्या होता है, देखिएगा टोनिक फेज के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी आ जाती है। न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी लेडी को या किसी लेडी के अंदर सीजर के एपिसोड चल रहे हैं, कन्वर्जन के एपिसोड चल रही हैं, तो उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी। यानी बॉडी के अंदर स्पाज्म और रिजिडिटी, बॉडी के अंदर स्पाज्म और रिजिडिटी, स्पाज मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन, रिजिडिटी मतलब एक तरीके से हार्डनेस, कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा, आपका डायरेक्टली आंसर चला जाएगा टोनिक फेज में देखने को मिलेगा सर टोनिक फेज में मिलेगा सर। सेकंड फेज है ये, प्री मोनेटरी फेज के बाद की सेकंड फेज है टोनिक फेज, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म और रिजिडिटी देखने को मिलता है। यानी बॉडी स्पाज्म हो जाती है और उस बॉडी कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ऐसी कंडीशन है दैट इज टोनिक फेज है, ऐसी कंडीशन है दैट इज टोनिक फेज है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा देखने को मिलता है चेस्ट ओपिस्थोटोनस। चेस्ट कैसी हो जाती है, ओपिस्थोटोनस की तरह हो जाती है कि धनुष बाण की तरह हो जाता है, यानी चेस्ट एलिवेट हो जाती है, जिस चेस्ट बाहर की तरफ देखने को मिलती है, एलिवेटेड चेस्ट देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा टंग प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, टंग बाहर की तरफ आ जाती है, टंग बाहर की तरफ, माउथ से बाहर देखने को मिलती है, टंग बाहर की तरफ देखने को मिलती है, बाहर निकलने लगती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टंग प्रोट्रूजन कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, तो टोनिक फेज के अंदर देखने को मिलता है, टोनिक फेज के अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर, टोनिक फेज के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा एक क्लिनिकल फीचर और आपको याद रखना है, एक और आपको याद रखना है क्लिंच फिस्ट। क्लिंच फिस्ट एक तरीके से जो भी पेशेंट है उसकी मुट्ठी के कब बंद हो जाती है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, किस स्टेज में बंद हो जाती है उसकी मुट्ठी, उसके हाथ पैर, यानी उसके जो हाथ पैर है वो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं और उसकी मुट्ठियां जो है वो बंद हो जानी, उनकी फिस्ट जो है वो बंद हो जाती है, उनकी फिस्ट है जो कि बंद हो जाती है। तो क्लिंच फिस्ट कब देखने को मिलता है, क्लिंच फिस्ट कब देखने को मिलता है, तो टोनिक फेज के अंदर देखने को मिलता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा बॉडी के अंदर स्टिफनेस कब देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर स्टेज कब देखने को मिलेगा, स्टिफनेस कब देखने को मिलेगा, तो बॉडी स्टिफ कब हो जाएगी, बॉडी स्टिफनेस देखने को मिलेगा टोनिक फेज के अंदर, याद रखिएगा। उसके अलावा ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसका ड्यूरेशन भी 30 सेकंड होता है, कितना, 30 सेकंड इसका ड्यूरेशन होता है। यहां से हर लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर लाइन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड डिस्कस कर रहे हैं, बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड पढ़ रहे हैं, बीपीसीसीएचएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचओ ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ से हर लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब से जो भी सेशन अपन पढ़ेंगे वहां पर ज़्यादा कुछ अपन नहीं पढ़ेंगे, केवल वही पॉइंट्स पढ़ेंगे, केवल वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही टॉपिक अपन पढ़ेंगे। क्योंकि पेपर अब ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है, पेपर अब ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है, बस इंतजार है एक ऑफिशियली लेटर का, उसके बाद कंटिन्यूअसली सेशन आपको एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवाएंगे, कंटिन्यूअसली सेशन में आपको एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद है सेकंड फेज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फेज अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज अ क्लोनिक फेज। नेक्स्ट फेज है दैट इज क्लोनिक फेज, और टोनिक फेज के बाद सेकंड और थर्ड फेज अपन पढ़ रहे हैं। प्रीमोनेटरी फेज हमने डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया टोनिक फेज, और देन हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोनिक फेज। थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है
क्लोनिक फेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आप दे रहे हैं तो सीजर के कौन सी फेज के अंदर अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, आपका आंसर जाएगा क्लोनिक फेज। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई लेडी है प्रीक्लेम्शिया उसके अंदर इक्लेम्शिया उसके अंदर डायग्नोज किया है और उसके अंदर सीजर एपिसोड आ रहे हैं, कन्वर्जन एपिसोड आ रहे हैं और उसके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। तो बताएंगे कौन सी फेज है, तो कौन सी फेज है, क्लोनिक फेज है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई लेडी है सीजर एपिसोड से चल रही है, उसके अंदर क्लोनिक फेज स्टार्ट हो चुकी है, तो बताइए क्या होगा, आपका आंसर जाएगा सर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां पर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा क्लोनिक फेज के अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अलावा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन जो मसल, जो जबड़े की मसल होती हैं, जो मसल होती हैं उनके अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा कभी सीजर का पेशेंट, आपने देखा होगा कभी कन्वर्जन का पेशेंट, तो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वहां पर होता है। अगर आपकी उंगली, अगर पेशेंट की टंग भी वहां पर आ जाती है तो वो भी कट जाए, ऐसी कंडीशन वहां पर होती है। इसीलिए वहां से क्या होता है, पहले से ही क्या कर दिया जाता है, वहां पर पहले से ही क्या कर दिया जाता है, प्रीमोनिटरी फेज के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, माउथ गेग प्लेसमेंट कर दिया जाता है, माउथ गेग प्लेसमेंट कर दिया जाता है, ताकि इस फेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंजरी पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिले। और इस फेज के एंड में उस माउथ गेग को रिमूव कर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, यहां पर रिस्क होता है टंग बाइट का, टंग बाइटिंग का रिस्क यहां पर होता है। क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है यहां पर जो मसल के अंदर। अब जो मसल के अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है और अगर टंग बाहर है तो टंग बाइट हो सकते हैं, टंग कट सकती हैं। इसीलिए याद रखेगा टंग बाइट का रिस्क कौन सी फेज के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोनिक फेज के अंदर। टंग बाइट का रिस्क किसके अंदर, क्लोनिक फेज के अंदर। क्यों सर, यहां पर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मसल के अंदर, इसीलिए यहां रिस्क होता है टंग बाइटिंग का। उसके अलावा एक्सेसिव सलाइवेशन यहां पर होता है, एक्सेसिव सीक्रेशन यहां पर देखने को मिलता है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेसिव सीक्रेशन कौन सी फेज में देखने को मिलता है, क्लोनिक फेज में देखने को मिलता है। इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका ड्यूरेशन 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक होता है। याद रखिएगा, ये सेकंड में नहीं होता है, ये मिनट में होता है। और काफी बार इसका जो टाइमिंग देखा गया है वो 1 मिनट से 4 मिनट तक भी देखा गया है। बेसिकली 3 मिनट आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1 से 4 है तो फिर ये आपका आंसर होगा। तो 1 से 4 तक भी इसका टाइमिंग देखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इसका जो टाइमिंग होता है 1 से 3 मिनट में ये स्टेज फिनिश हो जाती है। और इस स्टेज के एंड में जाकर जो माउथ गेग आपने प्लेसमेंट किया था उसको आप रिमूव कर देंगे। तो आपका यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपने क्लियर किए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि माउथ गेग प्लेसमेंट कब करते हैं, माउथ गेग प्लेसमेंट कब करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हमने जो पढ़ी थी, कब, कौन सी स्टेज, प्री मोनेटरी स्टेज, प्री मोनेटरी स्टेज जो हमने पढ़ी थी वहां पर तो माउथ गेग का प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन माउथ गेग का रिमूवल क्लोनिक फेज के अंदर करते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पहला क्वेश्चन प्लेसमेंट से रिगार्डेड, दूसरा क्वेश्चन रिमूवल से रिगार्डेड। तो प्लेसमेंट तो फर्स्ट स्टेज यानी प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर करते हैं और रिमूवल करते हैं क्लोनिक फेज के अंदर। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ क्लोनिक फेज रिमूवल ऑफ द माउथ गेग। क्लोनिक फेज के एंड में, ध्यान रहे स्टार्टिंग में नहीं, जैसे ही क्लोनिक फेज एंड हो जाए तो माउथ गेग को आपको रिमूव कर देना है, याद रखिए। और प्लेसमेंट प्री मोनेटरी फेज के अंदर आपको करना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट स्टेज होती है सीजर की, जिसको कहते हैं कोमा स्टेज। लास्ट स्टेज होती है सीजर की, जिसको कोमा स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज के अंदर जो पेशेंट हैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कोमा की कंडीशन में चला जाता है और वापस से वो उठ जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज रहता है, जो पेशेंट होता है वो अनअवेयर रहता है अबाउट द सीजर एपिसोड से, कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसको
कुछ पता नहीं रहता है तो कंफ्यूज्ड और अनअवेयर अबाउट द सीजर एपिसोड, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेज ऑफ कोमा। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेज ऑफ कोमा। और ये अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, इसका बेसिक और फिक्स टाइम ड्यूरेशन देखने को नहीं मिला है। अलग अलग टाइमिंग में ये हो सकता है, कुछ में सेकंड्स में हो जाता है, कुछ में मिनट्स भी लग जाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है जो भी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक जितने भी टॉपिक अपन ने कवर किए वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्शिया या फिर सीजर। इक्लेम्शिया और सीजर के रिगार्डेड क्या क्या मैनेजमेंट अपन करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके। और अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के पेपर सेट वहां पर अवेलेबल करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट वहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं, और अभी तक जो भी क्लासेज हैं उनका पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सभी क्लासेज वहां पर अवेलेबल करवाई गई हैं। तो वहां पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर जाकर जरूर पढ़िएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट वहां से होगा। एक बार जरूर से उसको विजिट कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है कि आपको आगे क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्शिया और सीजर। क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर सबसे पहले अपन फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे। ध्यान रहे यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रहे। तो धीरे धीरे वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन पॉइंट्स को। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट को सीजर एपिसोड आए हैं, कन्वल्सिव एपिसोड आए हैं, तो उसके अंदर क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे। चाहे घर पे हो पेशेंट, चाहे हॉस्पिटल में हो पेशेंट, क्या करेंगे। मान के चलेगा पेशेंट घर पर है तो क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो शिफ्ट द विक्टिम टू द सेफ पैलेस। सबसे पहले जो भी पेशेंट हैं उसको सेफ पैलेस में आप लेकर जाएंगे, सेफ पैलेस में आप शिफ्ट करेंगे। उसके बाद डू नॉट अलाउ टू टेक ओरली, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है। उसके अलावा इंप्रूव द वेंटिलेशन, वहां पर वेंटिलेशन को इंप्रूव करेंगे, यानी ऐसे एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे ताकि जहां पर आसानी से एनवायरनमेंट की एयर पहुंच सके, अच्छी तरीके से वहां पर वेंटिलेशन हो, सफोकेशन वहां पर देखने को नहीं मिले, ऐसे जगह पर उसको रखेंगे। उसके अलावा लूजनिंग ऑफ क्लॉथ, उसके कपड़े को लूज कर देंगे, ढीले कर देंगे, ओपन कर देंगे। अगर बटन है तो बटन खोल देंगे, और अगर नहीं है तो उसके जो क्लॉथ है उनको खोल देंगे। तो लूजनिंग द क्लॉथ। उसके अलावा फेस टर्न टू वन साइड, फेस को एक साइड पर आप टर्न कर देंगे। एक साइड पर क्यों टर्न करेंगे, एक साइड पर क्यों मोड़ देंगे फेस को, यानी एक साइड पर उसको चाहे राइट साइड करो चाहे लेफ्ट साइड करो, एक साइड पर उसको टर्न कर देंगे, घुमा देंगे। क्यों, ताकि जो भी सिक्रेशन आए माउथ के अंदर, जो भी सिक्रेशन आए वो इजीली क्या हो, रिमूव हो जाए, उनका वो क्या हो, रिमूव हो जाए, उनका एस्पायरेशन नहीं हो सके, इसलिए एक साइड पर अपन पेशेंट को टर्न कर देंगे। उसके अलावा शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ इंजरी। अगर इस एपिसोड के ड्यूरिंग इस एपिसोड यानी सीजर एपिसोड के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई इंजरी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, अगर इंजरी देखने को मिलती है तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए, अगर इंजरी देखने को मिली तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डू नॉट इंटरप्ट द सीजर। सीजर एपिसोड चल रहा है, सीजर एपिसोड चल रहा है, यानी सीजर की अलग अलग स्टेज हमने पढ़ी। अगर सीजर के एपिसोड चल रहे हैं, क्लोनिक फेज स्टार्ट हो रखी है, क्लोनिक फेज है, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रखा है, तो फिर आपको सीजर को इंटरप्ट नहीं करना है, पेशेंट को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना है। बस ध्यान रहे पेशेंट गिरे नहीं, पेशेंट इधर उधर गिरे नहीं। अगर बेड पर हैं तो बेड की जो साइड रेल्स हैं उनको अप कर देंगे ताकि पेशेंट गिरे नहीं। बाकी इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि मसल में स्ट्रोंगली कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर आपने इंटरप्ट किया तो मसल को इंजरी हो सकती है और स्केलेटन को इंजरी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, फ्रैक्चर वगैरह भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है अगर आपने सीजर को इंटरप्ट किया तो ये सारे फर्स्ट एड मैनेजमेंट के रिगार्डेड आपको याद होना चाहिए, ये सारा कुछ आप करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशेंट आपके सामने हैं, पेशेंट को
सीजर के एपिसोड चल रहे हैं, आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहला आपका काम बनता है कि पेशेंट को सेफ पैलेस पे भेज देंगे, यानी शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद कोई भी ओरली इंटेक नहीं देना है। उसके अलावा वेंटिलेशन इंप्रूव करना है। उसके अलावा उसके क्लोथ को लूज कर देना है। उसके अलावा उसके फेस को वन साइडेड कर देना है, एक साइड पर टर्न कर देना है। क्यों कर देना है, ये से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जो भी सिक्रेशन होंगे वो आसानी से वन साइडेड पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ताकि जो एस्पायरेशन है उसका चांसेस नहीं रहे। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई इंजरी अगर पेशेंट को हो जाती हो तो उसको हॉस्पिटल अपन भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। उसके अलावा मसल अगर सीजर आ रहे हैं तो सीजर एपिसोड में अपने को क्या नहीं करना है, सीजर को इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर पेशेंट को इंजरी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वहां पर होते हैं। तो फ्रैक्चर की कंडीशन भी जनरली ऐसी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अपन क्या नहीं करेंगे, सीजर को इंटरप्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है आपको याद रहेगा, चाहे प्रैक्टिकल में आपसे पूछे चाहे थ्योरेटिकल में आपसे एग्जाम में पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केयर ऑफ वुमेन इन इक्लेम्शिया। अगर कोई लेडी है और इक्लेम्शिया है तो उसके अंदर क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे अपन देखते हैं। तो सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, थोड़ा सा अपन कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छी तरीके से। देखिएगा, केयर ऑफ वुमेन इन इक्लेम्शिया, देखिएगा, कीप इन टच व्हेन द वुमेन और हर फैमिली एंड अंडरटेक द एप्रोप्रिएट फॉलो अप ऑफ द केस। देखिएगा, अगर फैमिली के साथ लेडी हैं और लेडी को अभी डिस्चार्ज कर दिया गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, या फिर लेडी हॉस्पिटल आई है और उसके अंदर इक्लेम्शिया डायग्नोज किया है, तो लेडी से कहेंगे कि हमेशा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर हेल्थ स्ट्रक्चर या फिर हेल्थ सिस्टम से आपको जुड़े रहना है, टच में रहना है। अगर कोई भी कंडीशन आपको लगती है कि कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रहा है, कोई क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, तो तुरंत आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है और उसको केस करना है, उसको बताना है, उसको दिखाना है कि ये कंडीशन हो रही है, ये क्लिनिकल फीचर हो रहे हैं। तो फॉलो अप केयर के लिए आपको पेशेंट को बोलना होगा, फैमिली को बोलना होगा। उसके अलावा इफ द वुमेन हैज कन्वर्जन देन प्रोवाइड द सपोर्टिव केयर। अगर लेडी आपके पास आती है और उसको कन्वर्जन आना स्टार्ट हो गया है, एपिसोड स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। और इनिशियली मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड एज फॉलोज। और कुछ इनिशियली मैनेजमेंट के रिगार्डेड अपन क्या करेंगे, देखिएगा, कन्वर्जन अगर हो रखे हैं और आपको लगता है कि कंडीशन सीवियर है, आपको लगता है कंडीशन सीवियर है, मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो फिर उसको रेफर करेंगे। और जहां तक आपको लगता है कि कंडीशन मैनेज हो जाएगी तो फिर उसके रिगार्डेड आप थोड़ा सा मैनेजमेंट केयर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर जो केयर बताई मैंने वो सारे कुछ आप यहां पर फुलफिल कर सकते हैं। पहले तो सेफ पैलेस में भेज देना है, सेफ पैलेस में शिफ्ट करने के बाद कोई भी अलाउ नहीं करेंगे इनटेक के लिए, यानी ओरली के लिए। उसके अलावा वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, जो क्लॉथ है उनको लूज कर देंगे, फेस को वन साइड पे टर्न कर देंगे। और ध्यान रहे जो सरफेस होगी जहां पर पेशेंट को लेटाया गया है वो हार्ड प्लेस होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए। और जो भी सीजर आते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करना, ये सारा आप करेंगे। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एंश्योर दैट एयरवे इज क्लियर। सबसे पहला काम बनता है आपको पेशेंट का एयरवे क्लियर करना है, क्योंकि अगर ब्रीथिंग इंटरप्ट हो गई है तो पेशेंट को रिस्क हो सकता है। एयरवे क्लियर क्यों करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल सिक्रेशन वहां पर होते हैं, माउथ के अंदर सिक्रेशन होते हैं, स्लाइवेशन होता है, इसलिए आपको क्या करना है, एयरवे को क्लीन करना है, एयरवे को क्लियर करना है ताकि ब्रीथिंग पैटर्न बना रहे। उसके अलावा इफ द वुमेन इज अनकॉन्शियस दैट पोजिशन हर ऑन हर लेफ्ट लेटरल साइड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। देखिएगा यहां पर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस की कंडीशन में है तो फिर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है, और पोजीशन सिंप्लीफाई अपन करें तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। कौन सी? लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ताकि पेशेंट को अगर कोई वॉमिटिंग होती है तो वो भी एस्पायरेशन नहीं हो पाए, इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करेंगे। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसके अंदर सीजर एपिसोड चल रहे हैं तो जनरली कौन सी पोजीशन आप देंगे? काफी सारे का आंसर होगा सर सुपाइन पोजीशन देंगे, नहीं, साइड लेटरल पोजीशन देंगे। और उसके अंदर भी बेसिकली जो पोजीशन होगी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप पोजीशन देंगे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप वहां पर देंगे। याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा क्या करेंगे,
उसके अलावा हम करेंगे क्लीन द माउथ एंड नोस्ट्रिल। उस पर्सन की, उस पेशेंट के माउथ को और उसके नोस्ट्रिल को क्लीन करेंगे बाय अप्लाइंग जेंटल सक्शन और रिमूव द सिक्रेशन। ठीक है, तो माउथ और नोस्ट्रिल यानी माउथ और नोज को क्लीन करेंगे। वहां पर आप सक्शन भी कर सकते हैं और जितना भी सिक्रेशन है उसको रिमूव करेंगे, ये आपका काम बनता है। उसके अलावा रिमूव एनी विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन और फॉरेन बॉडी फ्रॉम दी माउथ। माउथ के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है और आपको लगता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पहला काम यही है, आपको एयरवे को क्लियर करना है। पहला काम क्या है, एयरवे को क्लियर करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन वहां पर जनरेट नहीं हो, क्योंकि सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन यहीं पर यही होगा। अगर एयरवे क्लियर नहीं है तो पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन हो सकता है, जिसके कारण से डेंजरस कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा कीप अ पैडेड माउथ यानी माउथ गेग प्लेसमेंट करेंगे। कहां पर, कौन सी फेज के अंदर, प्री मोनेटरी फेज के अंदर। याद रखिए, प्री मोनेटरी फेज के अंदर माउथ गेग का प्लेसमेंट कर देंगे। रिमूव कब करेंगे, रिमूव कौन सी फेज के अंदर करेंगे, तो क्लोनिक फेज के एंड में आपको क्या करना है, माउथ गेग को रिमूव कर देना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउथ गेग आप प्लेसमेंट करेंगे कहां पर, अपर और लोअर जो के बीच में। क्यों, क्योंकि क्लोनिक फेज के अंदर अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिसके कारण से जो मसल के अंदर काफी स्ट्रोंग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण से टंग बाइट हो सकती है। तो टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए अपर और लोअर जो के बीच के अंदर क्या कर देना है, माउथ गेग लगा देना है। क्या कर देना है, माउथ गेग प्लेसमेंट कर देना है प्री मोनेटरी स्टेज के अंदर और रिमूव कर देना है क्लोनिक फेज के एंड में। उसके अलावा क्या करेंगे, एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन आप उसको लगा देंगे। फर्स्ट डोज लगाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन। उसके अलावा कीप हर लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही रखेंगे। कौन सी पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही पेशेंट को रखेंगे, यानी फर्स्ट डोज लगाने के बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को आगे पढ़ते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, द फर्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन इज गिवन टू मैनेज इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया को मैनेज करने के लिए फर्स्ट डोज आप लगा देते हैं, और अगर कंडीशन आपको लगती है कि नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो फिर पेशेंट को तुरंत क्या कर देना है, रेफर कर देना है। चलिए देखिएगा, अब आप फर्स्ट डोज लगा रहे हैं, तो उससे पहले लेडी को आप क्या बोलेंगे, क्योंकि लेडी के अंदर कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, तो इन्फॉर्म द वुमेन, उस लेडी को आप इन्फॉर्म करेंगे, इफ सी इज कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव्स को करेंगे, अगर वो अनकॉन्शियस हैं तो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर लेडी कॉन्शियस हैं तो लेडी को ही आप इन्फॉर्म कर देंगे दैट सी मे फील वार्म ड्यूरिंग द इंजेक्शन के ड्यूरिंग आपको वार्मनेस, गर्मी फील हो सकती है, ये लेडी को बता देंगे ताकि लेडी परेशान नहीं। उसके अलावा इंजेक्शन आप लगा देंगे, कितना, 10 ml इंजेक्शन लगाएंगे, यानी 5 ग्राम इंजेक्शन लगा देंगे मैग्नीशियम सल्फेट के, ईच बटक्स, दोनों बटक्स पर लगाएंगे। 10 ml इंजेक्शन आप लगाएंगे, यानी 5 ग्राम इंजेक्शन लगाएंगे, दोनों बटक्स पर लगा देंगे। उसके बाद कौन से रूट से लगाएंगे वो आपको याद रखना है, IM रूट से लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे, याद रखेगा, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे, IM रूट से लगाएंगे, और 10 ml यानी 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगाएंगे, आधा आधा कहां पर, दोनों बटक्स पर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, आधा आधा क्या करेंगे, दोनों बटक्स पर लगा देंगे, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे वो आपको याद रखना है। तो यहां पर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगा देंगे 10 ml, 5 ग्राम इंजेक्शन लगाएंगे ईच बटक्स पर, दोनों बटक्स पर 5 ग्राम लगाएंगे, है ना, याद रखिएगा, दोनों बटक्स पर क्या करेंगे, 5 ग्राम लगाएंगे, यानी टोटल यहां पर कितना ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम, यानी 20 ml आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। यानी एक बटक्स पर लगाया आपने 10 ml यानी 5 ग्राम, दूसरे बटक्स पर लगाया आपने 10 ml और 5 ग्राम, इतना आप क्या लगा देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को लगा देंगे, इतना आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को लगा देंगे।
उसके बाद आगे क्या करेंगे देखिएगा, उसके बाद आगे क्या करेंगे, आफ्टर द रिसीविंग इंजेक्शन, आफ्टर द रिसीविंग इंजेक्शन द वुमेन में हैव फ्लशिंग। जैसे ही इंजेक्शन रिसीव करती हैं लेडी, लेडी को फ्लशिंग होता है, लेडी को फ्लशिंग होता है, लेडी थ्रस्टी यानी भूख लगती है, एंड गेट हेडेक, उसको हेडेक होता है, पेशेंट फील नोजियस, नोजिया हो सकती हैं और वॉमिटिंग हो सकती है। ये सारे क्लिनिकल फीचर वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये बातें, उसके अलावा ध्यान रखना है, डू नॉट रिपीट द डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की डोज को रिपीट नहीं करना है, मैग्नीशियम सल्फेट की डोज को क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। एक बार डोज लगानी है, कितना, 5 ग्राम, 5 ग्राम डोज लगानी है ईच बटक्स पर, दोनों बटक्स पर 5-5 ग्राम क्या लगा देनी है, डोज लगा देनी है। उसके बाद डोज को रिपीट नहीं करना है। उसके अलावा डू नॉट लीव वुमेन एलोन, जो लेडी हैं डोज लगाने के बाद अकेली नहीं छोड़नी है। द प्रेजेंस ऑफ एनी अटेंडेंट इन मैंडेटरी, यहां पर क्या नहीं करना है, लेडी को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर उसके पास कोई भी अटेंडेंट नहीं है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ आपको रहना है। और अगर उसके साथ लेडी है, उसके साथ कोई भी अटेंडेंट है तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द फॉल और इंजरी, लेडी को गिरने से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है कि लेडी गिरे ना। उसके अलावा मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन के रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। ये सारे मैनेजमेंट आप करेंगे, सारी केयर आप प्रोवाइड करेंगे। अब अगर लेडी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इमीडिएट अरेंजमेंट ऑफ रेफर द वुमेन टू फर्स्ट रेफरल यूनिट एंड एंश्योर द रीच द रेफरल यूनिट अर्ली एज पॉसिबल, preferably within a 2 hour of receiving the first dose of magnesium sulfate injection। देखिएगा यहाँ पर अगर लेडी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लेडी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो आपको अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा पहले से ही कि लेडी को रेफर किया जा सके, लेडी को रेफर किया जा सके। कहाँ पर, CHC पर, फर्स्ट रेफरल यूनिट में क्या किया जा सके, रेफर किया जा सके, ऐसा आपको अरेंजमेंट करना है। लेकिन ध्यान रहे अर्ली पॉसिबल लेडी पहुंच जाए। कब तक, 2 घंटे के अंदर अंदर। जब आपने क्या किया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है तो टाइमिंग नोट कर लेना है, कब दिया है, कितने बजे दिया, उससे 2 घंटे के अंदर अंदर आपको लेडी को रेफर करना होगा। लेडी ध्यान रहे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पहुंच जानी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। याद रखें, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, accompanies the woman to the first referral unit if possible, manage any convulsion so that may occur on the way। अगर लेडी के अंदर ज्यादा ही कन्वर्जन सीजर हैं तो आप लेडी के साथ जाए, आप लेडी के साथ जब आप रेफर कर रहे हैं तो कोई भी एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एक हेल्थ केयर पर्सनल लेडी के साथ जाएगा और पॉसिबल उसके अंदर जो भी कन्वर्जन आ रहे हैं उनको मैनेज करे ऑन द वे, रास्ते में जब भी जा रहे हैं तो उसके साथ जाए और उसके सीजर को, एपिसोड को मैनेज करें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और उम्मीद है जो केयर हमने प्रोवाइड किए हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी।